केमिस्ट्री पार्ट 1 बेसिक थर्ड फाइनल ईयर इकाई 3 प्रश्न 1 कार्बधातुक यौगिक किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। इनका नामकरण कैसे किया जाता है। उत्तर कार्बधातुक यौगिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स वे यौगिक जिनमें कम से कम एक धातु कार्बन बंद MC बॉन्ड पाया जाता है कार्बधातुक यौगिक कहलाते हैं। कार्बधातुक यौगिकों में CO, CO2, CH2, MCN- लिगैंडों के साथ बने सभी धातु संकुल आते हैं, किंतु NaCN या Naएसीटेट जैसे आयनिक यौगिक कार्बधातुक यौगिक नहीं होते हैं। इसी प्रकार धातु एल्काक्साइड M(ORN C5H5N PPH3 OET2S Me2 जैसे कार्बनिक लिगैंडों युक्त धातु संकुल भी कार्बधातुक यौगिक नहीं होते हैं। इन सभी में कार्बन दाता परमाणु नहीं होते हैं। कार्बधातुक यौगिक के अन्य उदाहरण निम्नानुसार हैं। फेरोसिन, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बधातुक यौगिकों का नामकरण नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। एस ब्लॉक कार्बधातुक यौगिकों के नामकरण कार्बनिक प्रतिस्थापी के नाम के अनुसार किए जाते हैं, जैसे CH3 4 के लिए टेट्रामेथिल लिथियम। ऐसे कार्बधातुक यौगिक जिनमें पर्याप्त आयनिक गुण पाए जाते हैं उनके नाम लवणों साल्ट्स के नाम के जैसे रखे जाते हैं, जैसे Na(C10H8) सोडियम नेप्थेलाइड। पी ब्लॉक कार्बधातुक यौगिकों के नाम बहुधा सरल कार्बनिक स्पीशीज के जैसे रखे जाते हैं, जैसे B(CH3 का नाम बोरान डाइमेथिल या ट्राइमेथिल बोरान। कार्बधातुक यौगिकों में सामान्य कार्बनिक प्रतिस्थापियों के नाम सारणी में दिए गए हैं। अधिकांश कार्बधातुक यौगिक उपसंयोजक यौगिक होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक लिगैंड धातु MC बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। इन यौगिकों के नामकरण के लिए उपसंयोजन यौगिकों के नामकरण के नियमों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कार्बधातुक यौगिकों के लिए कुछ अतिरिक्त नियम भी हैं जो निम्नानुसार हैं। एक लिगैंडों बिना अनुलग्नों के मोनो, डाई, ट्राई आदि को उनके आवेश पर ध्यान न देते हुए वर्णमाला क्रम पर नामित किया जाता है। 2 उपसंयोजन क्षेत्र में हाइड्रोजन लिगैंडों की उपस्थिति को उनके मूलकों जैसे मेथिल, एथिल, फेनिल आदि के नामों से सूचित किया जाता है। यद्यपि कई मामलों में ये ऋण आयनों के समान व्यवहार करते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इस प्रकार इस नियम के अनुसार पोटेशियम टेट्राफेनिल बोरेट 3rd, पोटेशियम पेंटाक्लोरोफेनिल एंटीमोनेट 5th, पोटेशियम कार्बोनिल पेंटासाइनोफेरेट 2nd, पोटेशियम टाइक्लोरोएथिलीन प्लेटिनेट 2nd। 3 असंतृप्त अणुओं या समूहों जो एक से अधिक संयुग्मित द्विबंध युक्त होते हैं के मामले में लिगैंड को ईटा अनुलग्न प्रीफिक्स के साथ नामित किया जाता है, जहां ईटा धातु से संलग्न कार्बनिक लिगैंड में कार्बन परमाणुओं की संख्या है। जब कुछ सभी नहीं लिगैंड परमाणुओं में द्विबंध या कुछ सभी नहीं लिगैंड परमाणुओं में श्रृंखला या वलय के माध्यम से जुड़े रहते हैं, तब उनकी संख्या को ईटा के सामने प्रदर्शित किया जाता है। कुछ सामान्य उदाहरण निम्नानुसार हैं। Hey, y'all, come look at this. प्रश्न 2 कार्बधातुक यौगिकों का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर कार्बधातुक यौगिक। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर देखें। कार्बधातुक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बधातुक यौगिक प्रायः सहसंयोजी वाष्पशील एवं कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। अधिक धन विद्युतीय तत्वों से बनने वाले यौगिक अवाष्पशील, अविलेय एवं आयनिक गुणों से युक्त ठोस होते हैं। कार्बधातुक यौगिकों का वर्गीकरण कई तरह से किया जा सकता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक प्रथम प्रकार का वर्गीकरण। इस वर्गीकरण के अनुसार कार्बधातुक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। एक सरल कार्बधातुक यौगिक सिंपल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स वे कार्बधातुक यौगिक जिनमें धातु परमाणु से केवल हाइड्रोकार्बन मूलक या हाइड्रोजन परमाणु एवं हाइड्रोकार्बन समूह जुड़ा रहता है, सरल कार्बधातुक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण A सममित, B असममित।
दो मिश्रित कार्बधात्विक यौगिक मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स वे कार्बधात्विक यौगिक जिनमें धातु परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोकार्बन समूह के अतिरिक्त अन्य समूह भी धातु परमाणु से सीधा जुड़ा रहता है मिश्रित कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा देखिए। दो द्वितीय प्रकार का वर्गीकरण इस वर्गीकरण के अनुसार भी कार्बधात्विक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। एक मुख्य समूह तत्वों के व्युत्पन्न डेरिवेटिव ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स। इस वर्गीकरण में क्षार धातु एवं क्षारीय मृद धातुओं को छोड़कर शेष मुख्य समूह के तत्व आते हैं जो कार्बन के साथ सिग्मा बंध बनाते हैं। जैसे दो संक्रमण तत्वों के व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इस वर्गीकरण में संक्रमण तत्वों द्वारा पाई बंध युक्त कार्बनिक लिगैंडों के साथ बने कार्बधात्विक यौगिक आते हैं। जैसे यही नहीं, अभी और सुनिए। तीन तृतीय प्रकार का वर्गीकरण इस वर्गीकरण में कार्बधात्विक यौगिकों को तीन समूह में बांटा गया है। एक आयनिक कार्बधात्विक यौगिक सिंपल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। इन कार्बधात्विक यौगिकों में उपस्थित हाइड्रोकार्बन मूलक के कार्बन परमाणु पर ऋणावेश रहता है जिससे वह धात्विक आयन से विद्युत आकर्षण द्वारा प्रबलता से जुड़ा रहता है। उदाहरण C10H7Na C6H5Na Mn (C6H5 2 RNa RLi) आदि आयनिक कार्बधात्विक यौगिकों में विभिन्न कारणों से सहसंयोजी गुण पाए जाते हैं। दो सिग्मा बंधी सहसंयोजी कार्बधात्विक यौगिक सिग्मा बॉन्डेड कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। इस वर्गीकरण में वे सभी कार्बधात्विक यौगिक आते हैं जिनमें धातु तथा कार्बन के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है। सामान्यतः इस वर्ग में अधातुओं के कार्बधात्विक यौगिक आते हैं जैसे B(CH3 3 Al CH3 3 Si CH3 3P C6H5 3। इस वर्ग में वे कार्बधात्विक यौगिक भी आते हैं जिनमें पाइबंधित लिगैंड उपस्थित रहते हैं जैसे फेरोसिन Fe(C5H5 2। ये अच्छा। तीन बहुकेंद्रीय बंध युक्त कार्बधात्विक यौगिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स विद मल्टी सेंटर बॉन्ड्स। इस वर्ग में आने वाले कार्बधात्विक यौगिकों को इलेक्ट्रॉन न्यून इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कहते हैं इसलिए ये बहुलकीकृत रूपों में पाए जाते हैं। उदाहरण Li(CH3 4 (B) CH3 2N Al(CH3 2 आदि। लिथियम बेरियम मैग्नीशियम बोरान एवं एल्युमिनियम ऐसे तत्व हैं जिनमें बहुकेंद्रीय कार्बधात्विक यौगिक बनाने की उच्चतम प्रवृत्ति पाई जाती है। इन तत्वों द्वारा निर्मित कार्बधात्विक यौगिक इस वर्गीकरण में आते हैं। इन तत्वों का कार्बन के साथ बने बंध को आयनिक या सहसंयोजक बंध नहीं माना जाता है इसलिए इन कार्बधात्विक यौगिकों को अपारंपरिक रूप से बंधित कार्बधात्विक यौगिक भी कहा जाता है। समझ रहे हो ना? प्रश्न 3 हैप्टिकता क्या है? हैप्टिकता की अवधारणा को उदाहरण से समझाइए। उत्तर हैप्टिकता की धारणा कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्टिसिटी लिगैंड के कई परमाणुओं से धातु परमाणु या आयन में सीधे होने वाले उपसंयोजन को हैप्टिसिटी कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर ईटा से प्रदर्शित करते हैं। लिगैंड के कार्बन परमाणु की वह संख्या जो सीधे धातु से संलग्न होती है लिगैंड की हैप्टिकता कहलाती है। हैप्टिकता ईटा के साथ संलग्नित संख्या केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगैंड के बीच के जुड़ाव कनेक्टिविटी को इंगित करती है। जैसे साइक्लोपेंटाडाइनिल के सभी 5 कार्बन परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु से बराबर दूरी पर रहकर उपसंयोजन बनाते हैं तो हम इसे ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनिल कहेंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अन्य उदाहरण के लिए ईटा स्क्वायर का अर्थ यह है कि ऐसा लिगैंड जो धातु परमाणु या आयन के 2 लगातार कंटिन्यूअस परमाणुओं से उपसंयोजन स्थापित करता है। ऐसे लिगैंड जो हैप्टिकता प्रदर्शित करते हैं उनके कुछ उदाहरण अग्रानुसार हैं तथा कोष्ठक में उनकी हैप्टिकता दी गई है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।
प्रश्न 4, निम्नलिखित लिगैंड की हैप्टिकता बताइए। ए बेंजीन, बी 1,3-ब्यूटाडाइन, सी 1,3-साइक्लोब्यूटाडाइन, डी 1,3,5-साइक्लोहेक्साडाइन, ई प्रोपिनिल आयन, एफ 1,3-पेंटाडाइनिल एनायन, जी साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन। उत्तर ए बेंजीन की हैप्टिकता हैप्टिसिटी ऑफ बेंजीन। बेंजीन पर 6 विस्थानित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो धातु के साथ उपसंयोजन करते हैं। यहाँ पर सभी 6 सी परमाणु उपसंयोजकता में शामिल होते हैं, इसलिए बेंजीन की हैप्टिकता 𝜂⁶ है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बी 1,3-ब्यूटाडाइन की हैप्टिकता हैप्टिसिटी ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन। वैसे तो ब्यूटाडाइन द्विदंतीय बाइडेंटेट लिगैंड है, किंतु 1,3-ब्यूटाडाइन में 4 इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होने से सभी 4 कार्बन परमाणु के 4 इलेक्ट्रॉन धातु के साथ उपसंयोजन करते हैं, अतः इसकी हैप्टिकता 𝜂⁴ है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। प्रश्न 5, 18 इलेक्ट्रॉन नियम क्या है? उत्तर 18 इलेक्ट्रॉन नियम 18 इलेक्ट्रॉन रूल। यह नियम यह प्रतिपादित करता है कि ऊष्मागतिकीय रूप से स्थायी संक्रमण तत्वों के कार्य धातु की यौगिक तभी संभव है जब संक्रमण धातु के d इलेक्ट्रॉन तथा उसके साथ संलग्न लिगैंड के इलेक्ट्रॉनों का योग 18 हो। सामान्यतः इसके समर्थन में यह हो सकता है कि संक्रमण तत्व इलेक्ट्रॉन संपन्न हो, अर्थात अपनी निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में हो, तथा लिगैंड पाई इलेक्ट्रॉनों के अच्छे ग्राही एक्सेप्टर हों। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हम जानते हैं कि संक्रमण तत्व सबसे अधिक स्थायी अवस्था में तब आते हैं जब उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगली उत्कृष्ट गैस नोबल गैस के समान हो जाता है। जहां तक 3D श्रेणी के संक्रमण तत्वों का प्रश्न है, उनके आगे वाली उत्कृष्ट गैस क्रिप्टॉन है, जिसमें कुल 36 इलेक्ट्रॉन तथा अंतिम कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः पूर्ण स्थायित्व प्राप्त करने के लिए संक्रमण तत्वों के अंतिम कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 3D संक्रमण तत्वों के अंतिम कक्षों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D⁻⁻10 4s² 4p6 होता है। यदि 3D ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भर जाए तो इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे। ऐसे में हम संक्रमण तत्वों को सहसंयोजित रूप से संतृप्त कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड कह सकते हैं। अतः 18 इलेक्ट्रॉन नियम के अनुसार संक्रमण तत्वों को उपयुक्त संख्या में लिगैंड से इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर उपसंयोजी रूप से संतृप्त होना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इस नियम के आधार पर स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्रमशः क्रोमियम 6 कार्बोनिल लिगैंड के साथ आयरन 5 कार्बोनिल लिगैंड के साथ तथा निकिल 4 कार्बोनिल लिगैंड के साथ जुड़कर स्थायित्व प्राप्त करते हैं। ये चुप है।